जब तक ये लोग ज्वाइन करते हैं बाकी लोग हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। तो आज हम ऐसे पढ़ने वाले हैं क्या? कैमरा ऑन कर लो भाई। सबके सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सर बोलेंगे तब करेंगे, नहीं तो तब तक रहने दो है। कितना अजीब लग रहा था यार, मैं सोच रहा था अच्छा ऐसे एक बार जरा तुम लोगों ने बंद करा हुआ, मैं भी बंद कर देता हूँ, देखते जरा ऐसा लग रहा है मतलब बिग बॉस बोल रहा है कोई है। लग रहा है अपनी बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है हाँ? और जैसे शुरू हुआ करेगा तो मैं एक गाना चला दिया करूंगा, रोज एक नया गाना है। चलो तनिषा बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाँ जी गाइस, स्निग्धा आपके साथ डिस्कस करते हैं बेटा। आज लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हमने? सैलरी और कमीशन पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन वाला हमने पार्ट सीखा था। ठीक है, सैलरी में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना है। पर मंथ लिखा है, पर क्वार्टर लिखा है, पर हाफ ईयर लिखा है या पर एनम लिखा है। ठीक है, उस हिसाब से पूरे साल की सैलरी निकलेगी। क्लियर हो गया गाइस? ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स का अलग अलग दिया जा सकता है, किसी का पर एनम किसी का पर मंथ, तो दोनों में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। दूसरा कमीशन वाले में ध्यान से देखना है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ अगर नेट प्रॉफिट है। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ अगर नेट प्रॉफिट, तो कौन से वाला नेट प्रॉफिट? सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज सैलरी, आफ्टर हिज कमीशन, आफ्टर हिज कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे करके कुछ बोला है, तो सिर्फ उसी का माइनस होगा। आफ्टर सैलरी बोला है या आफ्टर पार्टनर सैलरी बोला है तो फिर दोनों की सैलरी माइनस होगी। इस तरीके से ध्यान रखना है। और अगर आफ्टर हिज ओन कमीशन अगर ये है, यानी जिसका कमीशन निकाल रहे हो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका परसेंटेज बोला है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है गाइस? ये चीज हमने सीखी। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। लास्ट टॉपिक जो हमने कराया उससे रिलेटेड कोई डाउट? क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आज हम पहले फ्रेश माइंड से एक नया टॉपिक शुरू करें, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक पार्ट ऐसा आता है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं चाहूंगा कि हम फ्रेश माइंड से पहले ढंग से इसको समझ लें। ठीक है ना? तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो हम बाद में लेंगे। क्वेश्चंस के अलावा जो लास्ट क्लास तक किया है, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं है तो प्लीज थम्स अप करके बता दो। सैलरी और कमीशन तक का टॉपिक हमने कर लिया है, उसमें अगर वहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। हाँ शगुन बताओ बेटा। सर जैसे हमें पहले क्वेश्चन में शुरू में प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन अगर सॉल्व करते करते उसमें लॉस आ जाता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पर बाद में पता चलता है कि इसमें लॉस है तो ये बनाना नहीं था, तो वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ तो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करें, है ना? अब मैं आपको सिंपल सा यस बता सर। दूं, ये चीज किस क्वेश्चन में हो रही होगी? जिस क्वेश्चन में आपको चार्ज दे रखा है जो माइनस होना रह गया, कोई आइटम है चार्ज की जो माइनस होनी रह गई, तभी होगा ना ये केस। यस सर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे आपको प्रॉफिट दे रखा है विच इज बिफोर चार्जेस, अगर कोई चार्ज माइनस करना रह गया, ठीक है, तो ऐसे केस में हमने तीन तरीके सीखे थे। तीन तरीके क्या थे? पहले या तो P&L बनाओ, या एक अलग से यस वर्किंग सर। नोट बनाओ, या जो वो अलग से वर्किंग नोट बना रहे हो उसी को इनकॉर्पोरेट कर दो किसमें? P&L अप्रोप्रिएशन में। तो किसी ने मेरे को लास्ट टाइम ये वाला सेम सिचुएशन पूछा था, लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा था शायद, तो मैंने समझाया भी था कि इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, वर्किंग नोट बनाओ। आप सीधा वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, वर्किंग नोट में देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। अगर आपका नेट अगर लॉस आ रहा है तो फिर उस लॉस को सीधा कहां से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो? P&L अकाउंट से। फिर आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कैसे पता चलेगा। और अगर मान लो लॉस आ रहा है और मेरे को IOD है, तो ऐसे केस में लॉस कहाँ दिखाना पड़ेगा? डेबिट साइड पे। तो मैं सारी की सारी वर्किंग पहले मैं क्रेडिट साइड पे दिखाता, फिर लॉस आ रहा होता, अरे यार ये क्या हो गया, ये मैं डेबिट साइड पे दिखाना चाहिए था मुझे, है ना? तो इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए बेटर क्या है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल चार्जेस अगर नहीं दे रखा, सॉरी आफ्टर ऑल चार्जेस नहीं दे रखा, अगर कोई चार्ज माइनस करना रह गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में पहले वर्किंग नोट बना लो, वो बेटर रहेगा। हाँ समीक्षा, क्या डाउट है बेटा? सर लॉस को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके? मैंने ये चीज समझाई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ।
नॉर्मली पहले क्या होता था, मैं और ये कोशिश कर रहा हूं दोबारा से क्लियर करने का, ठीक है। इसके ऊपर कोई 100% कुछ करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। उसका रीजन समझा रहा हूं क्यों। पहले होता था, सिंपल रूल होता था, अगर प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा, अगर लॉस है तो P&L के थ्रू होगा। इनिशियली दिस वाज द रूल व्हिच वाज बीइंग फॉलोड बाय एवरीवन अक्रॉस ऑल दी बुक्स, अक्रॉस ऑल दी ऑथर्स, सब लोग यही रूल फॉलो करते थे, अगर प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस है तो P&L। क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर सिचुएशन आनी शुरू Yes, हो गई कि क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए गए जिसमें कुछ चार्ज माइनस नहीं किया, जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कि कोई चार्ज माइनस नहीं किया, जानबूझ के छोड़ दिया, कोई एप्रोप्रिएशन पहले माइनस कर दिया। तो बच्चों को देखने के लिए कि भाई उन्हें पता है कि नहीं कि नेट प्रॉफिट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन लेते हैं वो किस नेट प्रॉफिट से शुरू होता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए गए। अब जो अभी सिचुएशन शगुन ने पूछी थी, ऐसी वाली सिचुएशन भी आने लग गई, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाने लग गए टीचर्स, ऑथर्स, क्या कि शुरुआत में तो प्रॉफिट है, लेकिन जब आपने ये आफ्टर ऑल चार्जेस करा और बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन किया तो ऐसे केस में कन्वर्ट करते करते लॉस में पहुंच। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बाद में बढ़ती चली गई जैसे जैसे क्वेश्चन कोशिश किया गया कि हम क्वेश्चन को मुश्किल करें। सिमिलरली ये जो हम बात कर रहे थे कि अगर प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन और लॉस है तो P&L, ये वाली जो हम बात कर रहे थे, ये वाली बात भी धीरे धीरे करके इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो गई, क्योंकि अगर IOD का केस है तो हम लॉस को लेके जा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। फिर हुआ क्या कि कई बार NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ लॉस है लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। वो IOD का केस भी नहीं है, सिंपल लॉस का केस है, उसमें IOD भी नहीं है, बट स्टिल बोला गया है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। अब बोला है तो भैया फिर तो वही बनाओगे। समझ आ रहा है समीक्षा में क्या कह रहा हूँ। सो इसीलिए ये yes, कंफ्यूजन sir. क्रिएट हो रखी है कि भाई आपको कब क्या बनाना चाहिए। अगर मैं इस चीज को प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करूँ, प्रैक्टिकली P&L एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है भाई। मैंने समझाया ना आपको, प्रैक्टिकली तो ये होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये अब कॉन्सेप्ट रिडंडेंट हो चुका है, ठीक है। क्लियर। तो हमारे लिए आसान तरीका Yes, क्या sir. है, सिंपल रखो। अगर हम लॉजिकली चले, जिस पर्पज से P&L एप्रोप्रिएशन आया था, P&L एप्रोप्रिएशन किस लिए आया था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर लिखा है। तो अगर प्रॉफिट का केस है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस का केस है तो नॉर्मली P&L बनेगा, अगर IOD है तो हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। क्लियर हो गया Okay, समीक्षा, sir. ठीक है। सर अगर IOD है तो appropriation, नहीं तो PNL. हाँ, तो लॉस के केस में नॉर्मली ऐसे याद रखो, लॉस के केस में नॉर्मली हम उसको P&L से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे याद रखो। लॉस के केस में नॉर्मली Okay, P&L sir. से करते हैं, प्रॉफिट के केस में नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन से करते हैं, दिस इज नॉर्मल। लॉस के सर केस नेट में प्रॉफिट बिफोर चार्ज जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता? नहीं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट तो होता है बिफोर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम ये नहीं कह रहे बिफोर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आ रही है बात मैं Okay, क्या sir. कह रहा हूँ, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट Yes, जब sir. मैं हम स्टार्टिंग करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की तो क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। अब चार्जेस के अंदर सारे एक्सपेंस आ गए जो बाहर के थे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो सारे आ गए। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है, दैट इज द नेट प्रॉफिट व्हिच आई हैव टू शो इन द P&L एप्रोप्रिएशन। Okay, sir. Thank you, देखो sir. मैं आसान भाषा में दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ सबको समझाने की। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट को बांटना सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कितना कितना प्रॉफिट किस किस नाम से किसके पास जाएगा। अब अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन का लॉजिक ही नहीं बना। समझ में आई बात। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ना आप सैलरी दे रहे हो, ना फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, ना कमीशन दे सकते। समझ आ गई बात। तो फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन नॉर्मली कब बनता है, जब प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है तो नॉर्मली P&L से ही हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, अगर IOD है, क्योंकि IOD P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इसीलिए इवन इन केस ऑफ लॉस हम उसको IOD P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ आया समीक्षा। आई थिंक हैंग हो गई समीक्षा। बाकी लोगों को क्लियर हुआ गाइस, चल सकते हैं आगे। ओके ग्रेट, चलो स्निग्धा फिर आज आपके साथ डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आज का टॉपिक क्या है, स्क्रीन विजिबल है स्निग्धा। Yes, sir. ओके सो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सर ये क्या सिखा रहे हो, ये तो हमें आता है, हम तो निकालते आ रहे हैं ऑलरेडी, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा है। हमने निकाला है कि नहीं निकाला भाई, स्निग्धा? परसेंटेज दी होती है, कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज देखते हैं इसके अंदर क्या और डिफरेंट चीज हो सकती है। ठीक है, केस 1 देखते हैं जरा भाई क्या दे रखा है। केस 1 में आपको दिया हुआ है एक्स है, वाई है, ये दो पार्टनर है। ठीक है, इनका कैपिटल बताया हुआ है। एक्स का कैपिटल है सपोज 1 लाख, वाई का कैपिटल है सपोज 3 लाख। क्लियर हो गया? और आपसे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। लेट से मैं यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। तो अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बताओ, एक्स के केस में और वाई के केस में? 1 lakh multiplied by 12 upon 100 x का 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100 एक्स का, ये आ जाएगा 12,000। 12% और y का 3 lakh into 12 upon 100 और ये कितना आ जाएगा? 36,000। गाइस ये सबको समझ में आया? ये तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, ये तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ये तो एक सिंपल मेथड है, अगर आपने मैथ्स में सीखा होगा ये सारा इंटरेस्ट निकालना, सिंपल मेथड के तरीके से निकालते हैं ना भाई, जितने पैसे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना, मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ अपॉन 100। क्लियर? अब इसी में कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, इसी में किस तरीके से और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, वो जरा समझते हैं, देखना ध्यान से जरा। मान लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स के पास 1 अप्रैल 2020 स्टार्टिंग में, साल के शुरू में कितने पैसे थे? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने 30 सितंबर 2020 को 20,000 रुपए और लगाए। उसने 30 सितंबर 2020 को 20,000 रुपए और लगाए। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है स्निग्धा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके। इसके बाद उसने 1 दिसंबर 2020 को लेट्स अज्यूम 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। नहीं, अब मैं ये ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहाँ से विड्रॉ करे? जो पैसे लगाए थे उसमें से। दोनों में फर्क याद आ रहा है? दो तरह की ड्राइंग्स होती थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मैं यहाँ कौन सी वाली ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ? जो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? कैपिटल विदड्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो पैसे लगाए थे उसमें से कितने विड्रॉ कर लिए? 30,000। साल के एंड में कितने बच गए भाई? 90,000। 90,000। ठीक है, साल के एंड में कितने बच गए? 90,000। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो 31/3/2021 को हमारे पास बचेंगे, ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ये समझ में आया? ध्यान से देखो, फिर से समझते हैं। पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में फर्क क्या है? देखो, दो केस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। पहला केस है जिस केस में हमें दे रखा था कि एक्स का कैपिटल है 1 लाख, वाई का कैपिटल है 3 लाख। दूसरे केस में बता रखा है एक्स ने जब शुरुआत किया ये साल तो 1 लाख का कैपिटल था, उसके बाद 20,000 रुपए उसने और लगाए, 30,000 रुपए विड्रॉ करे, साल के एंड में बचे 90,000। पहले ये फर्क बता सकते हो दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है दोनों केसेस में? बीच में, साल के बीच में एडिशनल कैपिटल भी डाला है और कैपिटल विड्रॉ भी किया है, तो हम उसके हिसाब से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। राइट। तो देखो फर्क क्या दोनों केसेस में? ऊपर वाले केस में कोई एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन नहीं। केस 1 में जो ओपनिंग कैपिटल था पूरे साल वही रहा। केस 1 में जो मेरा ओपनिंग कैपिटल था पूरे साल वही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना कोई एडिशनल पैसा लगाया ना पैसा विड्रॉ किया। तो उस केस में इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान हो गया भाई, जो भी आपको रेट दिया तो सीधा रेट से मल्टीप्लाई किया, खत्म। तो अगर मैं केस डिटरमाइन करना चाहूं तो केस में क्या फर्क है? ऊपर वाला केस में बोल सकता हूं नो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विदड्रॉन इज गिवन। तो अगर क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन गिवन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काम आसान हो गया।
हमने सीधा रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट अपॉन 100, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ने पूरे साल फर्म में कितने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए पूरे साल। इसी तरह वाई ने पूरे साल फर्म में कितने पैसे लगाए, 3 लाख रुपए। क्लियर? अब दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जहां पे एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन इज गिवन। मैं और लिख रहा हूं, यानी अगर इसमें से कुछ एक भी गिवन है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही होनी चाहिए, कि एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉल दोनों होनी चाहिए। अगर कुछ एक भी है क्वेश्चन में, तो हमारा कौन सा केस हो जाएगा, केस 2। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया है, भाई साल के शुरू में इतना था और उस बीच में, साल के बीच में कुछ और लगा दिया, कैपिटल विथड्रॉल नहीं है, सिर्फ एडिशनल कैपिटल, तब भी हम कौन सा केस लगाएंगे, केस 2। उसमें सिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर सिर्फ कैपिटल विथड्रॉल होता तो भी यही लगता, और दोनों है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉल, तो भी यही लगेगा, केस 2। समझ में आया सबको? तो केस 1 कौन सा है, जिसमें कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विथड्रॉल नहीं है, और अगर कुछ भी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉल गिवन है, तो कौन सा लगेगा, केस 2। हाँ जी समीक्षा, पूछो बेटा। सर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इट इज नॉट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज नॉट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब वाई का भी केस लिखते हैं इसी तरीके से। सपोज करो वाई का साल के शुरू में था 3 लाख, ठीक है, और उसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, मान लेते सेम डेट पे किए, जब उसने एक्स ने लगाए थे 20,000 रुपए, 30 सितंबर को इसने विड्रॉ करे, ठीक है। तो दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज कैपिटल विदड्रॉन। क्लियर है बेटा? ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं इसने 40,000 रुपए और लगा दिए ड्यूरिंग द ईयर, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एडिशनल कैपिटल, सॉरी, ये क्या कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल। ठीक है। साल के एंड में कितने बचे इसके पास, बताओ जरा स्निग्धा। 3,30,000। 3 लाख कितना आया, 3,30,000, 3,30,000, ठीक है। क्लियर? अब सवाल उठा इस केस में, केस नंबर 2 में हम इंटरेस्ट कैसे निकालें, हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? क्या हम 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, जैसे हम पहले निकाल रहे थे, या हम 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालें, या कोई और तरीका लगाए? तो कितने लोग कहते हैं कि सर 1 लाख के ऊपर निकालना चाहिए? जो लोग कहते हैं 1 लाख के ऊपर निकालना चाहिए, मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से। ओके, आई कैन सी 1 थम्स अप और 2। ओके, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि सर 90,000 पे निकालना चाहिए, जो कहते हैं 90,000 पे निकालना चाहिए, वो लोग थम्स अप करके बताओ। ओके, एक दिख रहा है मुझे, 2, 3। ओके, और जो लोग कहते हैं कि नहीं सर 1 पे भी नहीं निकलेगा, 90 पे भी निकलेगा, कोई और तरीका होगा, वो लोग थम्स अप करके बताओ। ओके, आई कैन सी 4, 5 थम्स अप। हाँ स्निग्धा, कैसे निकलना चाहिए फिर आपके हिसाब से? आपने किया हुआ है ये टॉपिक, यस सर। स्कूल में किया हुआ है? यस सर। अच्छा चलो बताओ, कोई बात नहीं, कैसे कैसे निकलना चाहिए आपके हिसाब से? सर पहले 6 मंथ्स के लिए हम 1 लाख पे लगाएंगे। ओके, फिर 2 मंथ्स के लिए 1,20,000 पे लगाएंगे। अब यहाँ रुक और जाते हैं। फिर हाँ, अब मैं समझ गया आप जो बता रहे हो। गाइस सब लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आप 1 लाख पे निकालते, तो आप डिसरिगार्ड कर रहे हो कि पूरे साल में मैंने क्या लगा, कितने पैसे कब लगाए और कितने पैसे कब निकाले। आप डिसरिगार्ड कर रहे हो कि मैंने साल के बाद कुछ और लगाया या कुछ और निकाला। क्या ये ठीक है? मतलब साल के शुरू में जितने पैसे हो गए उसको पूरा साल का इंटरेस्ट दे दोगे? भाई इंटरेस्ट का पर्पस क्या होता है? आपने जितने पैसे लगा रखे हैं फर्म में, फर्म उसके ऊपर आपको कंपनसेशन देगा ना। क्या ये 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए लगे हुए हैं? अगर आंसर नहीं है, तो फिर आपको इंटरेस्ट पूरे साल के लिए 1 लाख पे कैसे मिल सकता है? प्रत्युष मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, लॉजिक समझो, मैं फिर से हमेशा बोलता हूँ लॉजिक के पीछे जाओ, ठीक है। तो इसलिए 1 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट तो नहीं निकल सकता। इसी तरह से जो लोग कहते हैं कि सर क्लोजिंग पे निकलेगा, अगेन आप क्या डिसरिगार्ड कर रहे हो कि पूरे साल में आपका आपने कब कितने पैसे लगाए।
साल के एंड में कितने उस पर इंटरेस्ट लगाओगे? अरे क्या 90,000 पूरे साल यूज हुए थे? मान लेते हैं मैं पूरे साल 1 लाख रुपए यूज कर रहा था, आखिरी में साल के आखिरी दिन मैंने अगर 10,000 रुपए निकाल लिए होते, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आप मुझे 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, जबकि पूरे साल तो क्या 1 लाख यूज हो रहा है? क्या ये सही है? और यही दूसरा सिचुएशन ले लो, मान लेते हैं साल के शुरू में 1 लाख लगे हुए थे और मैंने दूसरे दिन ही 10,000 निकाल लिए, तब भी आप मुझे 90 पे दे रहे हो, तो आप तो डिसरिगार्ड कर रहे हो ना कि मैं कब पैसे लगा रहा हूँ और कब निकाल रहा हूँ। क्या ये ठीक है? आंसर इज नो। इंटरेस्ट का फंडामेंटल पर्पस क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट किस पे देते हो? जो पैसा आप यूज कर रहे हो। तो जितना पैसा जितने पीरियड के लिए यूज किया है उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर हुआ? जितना पैसा जितने पीरियड के लिए यूज हुआ है उसके हिसाब से निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग मेथड फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये जो अभी हम मेथड यूज कर रहे थे ये कहलाता है सिंपल मेथड। ठीक है, तो आप जब आप कर रहे थे अभी आप सिंपल मेथड के हिसाब से लगा रहे थे, यानी आप सीधा रेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। रेट को आप सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? जो भी आपको कैपिटल दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपॉन 100 कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, और मैंने इसका नाम दिया है प्रोडक्ट मेथड ए। ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मेथड ए। ठीक है, ये हमने खुद अपना नाम दिया है ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें। इसका मतलब आगे जाके कुछ और एक भी प्रोडक्ट मेथड और आने वाला है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मेथड बी। ठीक है, ये ए और बी हमने अपने लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम दिया है ताकि जब मैं आपसे बात करूं तो मैं डिस्कस कर सकूं कि हाँ भाई हम कौन से वाला प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं। देखो भाई कैसे होगा इस केस में, कैसे निकालेंगे समझते हैं। मैं एक्स का करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्स का मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर वाई का आप में से किसी और से पूछूंगा। सिग्ना ने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं चाहूंगा कोई और बताएगा। देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हो डेट। ठीक है, डेट क्या क्या दे रखी है आपके सामने, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और इसके सामने लिखते हो अमाउंट। 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए थे, फिर 30 सितंबर 2020 को आपने 20,000 रुपए और लगाए। वही जो ऊपर लिखा है मैं उसी चीज को नीचे लिख रहा हूँ एक्स का केस में। 1 दिसंबर 2020 को आपने 30,000 रुपए निकाल लिए, इसलिए नेगेटिव है, निकाल रहे हो तो नेगेटिव। और 31/3/2021 को आपके पास कितने बच गए, 90,000। तो जो ऊपर लिखा था उसी चीज को पहले मैंने यहाँ लिख लिया। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला स्टेप ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव आपने आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में किया होगा, आप लोगों का सब्जेक्ट का एक स्टैटिस्टिक्स होगा उसमें सीखा होगा। क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं भाई, पहली फिगर तो एज इट इज आ जाती है, यानी 1 लाख तो एज इट इज आ गई। अब 1 लाख में इससे अगली वाली फिगर ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं, जिसने नहीं किया है या जिसको नहीं क्लियर है मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहली फिगर एज इट इज आ जाती है, फिर उसके बाद जब अगली वाली लिखनी होगी तो उसमें जो नेक्स्ट फिगर है वो ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 1,20,000। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद इससे अगली वाली फिगर ऐड हो जाएगी। अब अगली वाली क्योंकि नेगेटिव है तो ऐड होने की जगह माइनस हो जाएगी। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? और ऑटोमेटिकली लास्ट वाली फिगर आपकी नेट जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उससे मैच कर जाएगी। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, हमने निकाला क्यूमुलेटिव। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूमुलेटिव निकाला। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। और मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना, मंथ्स करेंगे इमीडिएटली जो नेक्स्ट डेट है वहां तक। ठीक है, तो सबसे पहले वाले का करते हैं जरा। हाँ जी, स्निग्धा बेटा पहले वाले केस में कितने महीने हुए जरा बता सकती है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक। 6 months. कैसे काउंट किए जरा सिखा मुझे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? 6 महीने हो गए भाई, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। 6 लिख दिया। अब मुझे अगला बताओ, 30 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक कितने महीने हुए? अक्टूबर, नवंबर, 2 months. यानी 2 मंथ्स। गाइस ध्यान से देखो, बहुत अच्छी तरीके से करा है स्निग्धा ने। 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक 99% बच्चे गलत करते हैं। कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4। क्यों? कहां से काउंट करना शुरू कर देंगे? सितंबर से। अरे सितंबर खत्म भाई, 30 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, तो सितंबर तो खत्म हो चुका है। कहां से शुरू करना है हमें? अक्टूबर से। समझ आ रही है बात सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए टाइम लगा रहा हूं यहाँ पे। ये गलत हो गया तो सारा कैलकुलेशन गलत। ठीक है, तो 30 सितंबर से अगर काउंट करना है तो सितंबर तो जा चुका, वो तो पिछली कैलकुलेशन में कवर हो गया ना, तो यहाँ से कहां से शुरू होगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर
नवंबर, क्या दिसंबर भी ले? नहीं, 1 दिसंबर तक काउंट करना है ना। अगर 31 दिसंबर तक काउंट करना होता तो दिसंबर आता, क्योंकि 1 दिसंबर बोल रहा है तो दिसंबर इस वाली कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो यानी कितने महीने हुए? 2। फिर से दिखा रहा हूँ, सितंबर के बाद से शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, क्लियर हो गया? 2 महीने। इसी तरह, सॉरी, इसी तरह से इससे अगले वाला चेक करो जरा, इससे अगले वाले में कितने महीने आएंगे? 4 months। 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर, तो दिसंबर कंसीडर होगा यहाँ पे क्योंकि दिसंबर के शुरू से काउंट कर रहे हो। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। सबने इसी तरीके से कैलकुलेट करना है भाई, प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना, अच्छा पहले वाला देखते हैं, सितंबर था 9 - 4, समझ में आ रही है बात? गड़बड़ करोगे, आंसर मैच हो ही नहीं पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो देखना है जो सितंबर का महीना है उसके शुरू में हुआ है, उसके बीच में हुआ है, उसके एंड में, कब 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 तक का काउंट करना है। तो प्लीज मंथ्स ऐसे माइनस मत करने लग जाना, क्लियर हो गया? तो प्लीज ऐसे एक एक करके काउंट करना, तभी सही निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स यहाँ पे आ गए, तो टोटल हमारे 12 मंथ्स हो गए। देखो जरा, क्लियर हो गया गाइस सबको? तो हमने क्या स्टेप्स करे अभी तक? सबसे पहले लिखा डेट, फिर अमाउंट, उसके बाद क्यूमुलेटिव, जो अमाउंट लिखा उसको क्यूमुलेटिव लिखा, फिर क्यूमुलेटिव के बाद लिखा मंथ्स। अब क्या करेंगे? इस क्यूमुलेटिव को मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। अब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा भाई? पहला आ जाएगा 6 लाख, दूसरा आ जाएगा 2,40,000, तीसरा आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कितना बैठेगा? लग आई थिंक 12 लाख। क्लियर है गाइस? यहाँ तक समझ में आया? स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको कैसे किया? और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? मंथ्स ध्यान से कैलकुलेट करने हैं, गड़बड़ नहीं करनी। अब क्या है सर, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट तो निकाल लिया, प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करेंगे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहाँ भी सेम मान के चल रहा हूँ, इंटरेस्ट का रेट क्या है? 12%, तो 12/100 इंटू 1/12 भी करेंगे। क्यों अभी करेंगे इंटू 1/12? ये समझते हैं, इसका लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा, पर पहले पहले तरीका समझ रहे हैं कैसे, अभी लॉजिक पूरा बताऊंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12,000। दिस इज योर आंसर, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको पहले ये बताओ, समझ में आया कि प्रोडक्ट मेथड लगाया कैसे? कोई ऐसा जिसको लगाना समझ नहीं आया? क्यों लगाया, इसका पर्पस क्या है, ऐसा क्यों किया हमने, वो मैं अभी लॉजिक बताऊंगा, पर लगाना सबको समझ में आया कि इसको लगाते कैसे हैं? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है बेटा? ओके, सस्टीन बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर एक बार लास्ट वाला दोबारा से बता दो। लास्ट वाला कहाँ से बेटा, कौन से स्टेप से? सर जो 12 लाख का किया। हाँ, तो एक बार प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे इनटू रेट अपॉन 100। रेट मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? वही सेम ऊपर थे ना, ऊपर रेट लिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यही सेम मैं यहाँ भी लेके चल रहा हूँ। लिख दूँ यहाँ पे दोबारा, IOC@12% पर एनम। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा? रेट से मल्टीप्लाई किया इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 1/12 भी किया। ये 1/12 क्यों किया, इसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा, पर ये याद रखते हैं प्रोडक्ट मेथड में लास्ट में इंटू 1/12 भी हो। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट है? पक्का 100%? चलो आगे। ओके, अब जरा थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझते हैं हमने करा क्या। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले अभी हम बात कर रहे थे, हमने इंटरेस्ट कैसे देना है, कैसे कैलकुलेट करना है? जितना जितना पैसा हमने दे रखा है, वो जिस जिस पीरियड के लिए दे रखा है, उस पीरियड का उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1,00,000 रुपया 6 महीनों के लिए था। देखो, 1,00,000 रुपया 6 महीनों के लिए था, 6 महीने के बाद ही तो चेंज हुआ ना, हुआ क्या? नहीं हुआ, 6 महीने के बाद ही हुआ ना। आपने कुछ और पैसे लगाए 20,000 रुपए, पर 6 महीने तक तो 1,00,000 रुपया यूज हो रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट 6 महीने का 1,00,000 के ऊपर लगेगा। समझ में आ रही है सबको बात? क्लियर? इसी तरीके से 6 महीने बाद अब पैसे कितने हो गए? 20,000 और लगा दिए, तो अब टोटल कितने पैसे हो गए? 1,20,000। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 1,20,000। अब वो 1,20,000 कब तक रहे? अगले 2 महीनों तक, इसीलिए 2 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? इसी तरह से 2 महीने के बाद अब कितने पैसे हो गए हमारे पास जो हमने फॉर्म में लगा रखे हैं? 90,000। वो 90,000 कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। तो 90,000 के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात?
क्लियर हो रहा है? ये लॉजिक समझ में आया सबको? तो हम क्या चेक कर रहे हैं, कितने पैसे कितने महीने तक हमारे उस फॉर्म में लगे, उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, मैं आपको एक और तरीके से करके दिखा रहा हूँ सेम चीज को। ठीक है, क्या कर सकते थे, ऐसे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100 इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया ये, देखो ध्यान से, 6 महीने का इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। प्लस 1,20,000 के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट, प्लस 90,000 के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने का इंटरेस्ट। तो यही होता कि नहीं होता? देखो जो बात मैंने अभी बोली, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आंसर डिट्टो आएगा सेम, आंसर डिट्टो यही आएगा 12,000। अगर आप देखो तो इसी को तो हमने प्रोडक्ट मेथड बना दिया है, क्या करा है, इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया। कॉमन क्या है, ये परसेंटेज और 1/12, देखो ये कॉमन है कि नहीं है, परसेंटेज और 1/12, इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा भाई, यही तो रह जाएगा 1 लाख, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, क्या रह जाएगा देखो, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये जो आ जाएगा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इंटू 12/100 इंटू 1/12। देखो यही है कि नहीं है, सबको समझ में आया? यही तो किया मैंने प्रोडक्ट मेथड में, एग्जैक्टली यही किया। पहले सबको मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया और इंटू 1/12 कर दिया। सबको लॉजिक समझ आया? तो कुछ नई चीज नहीं है ये, वही चीज है जो आपने ऑलरेडी मैथ्स में पहले कभी करी होगी, कि जितने पीरियड के लिए जितना कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। बस इसको एक एक प्रॉपर फॉर्मेट की हमने शेप दे दी, जिसको हम बुला रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है। अब सवाल आता है दिमाग में, सर क्या हम ये वाला तरीका कर सकते हैं, ये ज्यादा समझ में आता है हमें, हो सकता है किसी को ऐसा हो कि जिसको ये ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा हो, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में आपके प्रोडक्ट मेथड फॉलो किया जाता है, आंसर सेम आएगा दोनों से। लेकिन मैं ये पंगा नहीं लेना चाहता, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि आप नीचे वाला मेथड करके आ जाओ और कोई टीचर जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर जो एग्जाम आपका पेपर चेक कर रहा है, वो उसको काट दे। समझ में आ रहा है? इतना टाइम नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जामिनर्स के पास कि वो बैठ करके तुम्हारा आंसर एनालाइज करते रहे कि क्या तुमने सही तरीके से किया कि नहीं किया। वो ये देखेंगे इधर मार्किंग स्कीम में क्या है, इधर आपने क्या किया। तो इसीलिए व्हाट वी हैव टू फॉलो इज दिस मेथड, जो ऊपर हमने प्रोडक्ट मेथड किया। समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, आंसर दोनों से सेम आता है, चीज वही सेम है, मैंने आपको आपके सामने करके भी दिखा दी। ठीक है, एंड आई होप आपको 1/12 का लॉजिक भी अब समझ में आ गया होगा कि हमने 1/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मंथ से तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड तो नहीं कर रहे थे ना 12 से, तो वो तो कहीं ना कहीं करना था, तो इसलिए वो लास्ट में इंटू 1/12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबको क्लियर है गाइस? मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये पॉइंट क्लियर है, तो देन आई विल मूव अहेड। ग्रेट। तो अब अवनी मुझे बताएगी कि y का किस तरीके से निकालेंगे। चलो जल्दी से y का और कर लेते हैं। y सबसे पहले कॉलम क्या आता था अवनी? डेट, उसके बाद अमाउंट, इसके बाद, क्यूमुलेटिव, बहुत बढ़िया, इसके बाद, फिर मंथ, वेरी गुड, देन, फिर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। तूने पहले करा हुआ है ये? हाँ सर, बट ऐसे हमें नहीं कराया। अच्छा, आपने ऐसे नहीं करा है? फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट में बना के नहीं हमें किया, ओके। नहीं। चलो तो याद अभी करते करते याद हो रहा है, तो आई एम हैप्पी। मैं, मेरा पूछने का पर्पस ये था कि अभी याद हो रहा है या पहले से याद था ये क्या क्या कॉलम थे। चलो डेट्स नहीं मैं लिख सर, देता अभी हूँ, डेट्स जो ऊपर ये दे रखी थी, ठीक है, ये जो डेट्स थी और जो अमाउंट लिखा हुआ था, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक जगह लिखा हुआ है तो मैं वहां से ले लेता हूँ। डेट थी आपकी 1 अप्रैल 20, देन उसके बाद 30 सितंबर 2020। एंड अगेन ये डेट जरूरी नहीं दोनों के लिए सेम हो, एक्स और वाई के लिए, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली एग्जांपल लिया जिसमें दोनों का सेम ले लिया। एक्स का अलग हो सकता है, वाई का अलग हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि जब एक्स निकालेगा तब वाई भी निकालेगा या तब वाई लगाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। तो ये डेट्स कैन डिफर, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 और 31/3/2021, ठीक है। अमाउंट कितना कितना था, 1,20,000, सॉरी ये तो एक्स का था, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज करते हैं इसको, 3 लाख था यहाँ पे, 3 लाख वाई का था स्टार्टिंग में, देन उसके बाद उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किए,
देन उसके बाद 40,000 रुपये और लगाए और साल के एंड में हमारे पास आ गए कितने, 3,30,000। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? अब मुझे बताओ अभी कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले क्यूमुलेटिव में 3 लाख लिखेंगे, वेरी गुड, फिर 3 लाख में से माइनस 10,000 करेंगे जो 2,90,000 हो जाएगा, वेरी गुड, फिर 2,90,000 में प्लस 14,000 करेंगे 40,000, जो 14 नहीं 40 40,000 जो 3,30,000 हो जाएगा। वेरी गुड। और आपका लास्ट में ये देखो मैच भी हो गया, पता चल गया आपने कैलकुलेशन ठीक करी है। अगर कैलकुलेशन गलत होती तो ये मैच नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, मंथ्स में बताओ कितने कितने आएंगे। सर सबसे पहला 6 होगा, राइट, फिर 2, देन उसके बाद फिर 4, राइट, तो ये आ गया आपका टोटल 12 महीने। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 18 लाख। 3 लाख, ये कितना आएगा बताओ, 5,80,000। हाँ और अगला वाला बताओ 13,20,000। 14 चेक कर लाख लेना भाई मैं 20,000। सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। कितना आएगा ये आ गया 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 37 लाख। चेक करना जरा। अब क्या करेंगे आगे? हाँ, तो इंटू 12/100 अगर रेट हाँ सेम रेट 12 लेके चल रहा हूँ। और आगे 1/12। 1/12। मैंने पता है जानबूझ के 12% क्यों लिया था, क्योंकि ये आसानी से कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 12 कट गया ठीक है, इसलिए मैंने 12% ले रखा है। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। ये 2 0 यहाँ से कट गई। ये आपका आंसर क्या आ गया, 37,000, यानी 37,000 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना आ गया। किस तरीके से लगाना है? प्रोडक्ट मेथड लगेगा कब, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट मेथड लगेगा कब,